हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से आते हैं वे सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव तौर से कराऊंगा। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करके उसको बनाने में बहुत समय लगता है, तब वहां से जानकारी इकट्ठा करके मैं बनाता हूँ। सो आप लोग इसको देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये है, देख लीजिए यहाँ पे ये है मुख, और मुख में यहाँ पे क्या है, तो ये सभी दांत हैं और दांतों के द्वारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। और ये देखिए इसको बोलते हैं ईसोफेगस, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन क्रमाकुंचन प्रोसेस द्वारा, यानी क्रमाकुंचन एक के बाद एक ढकेलते हुए भोजन जो है ना वो हमारे यहाँ पे आता है अमाशय में। देखिए ये अमाशय है, देखिए ध्यान से, ये हमारा अमाशय है, ये अमाशय में भोजन आता है। अमाशय को हम लोग पेट बोलते हैं और बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो उदर कहते हैं। ठीक है, ये अमाशय है, ये अमाशय में भोजन आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पैनक्रियाज है, ये जो देख रहे हैं आप लोग ने, ये पैनक्रियाज, ये उजला कलर का दिखाई दे रहा है, ये पैनक्रियाज है। और ये देखिए ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये लीवर है। ये क्या है, तो ये हमारा लीवर है। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये जो हरा वाला दिखाई दे रहा है, ये हमारा गॉल ब्लाडर है। इसमें जो है ना पित्त संचित रहता है, यानी गॉल संचित रहता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो ये है हमारा बड़ी आंत, जिसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर होती है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, तो ये जो है यहाँ पे जो भाग दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये भाग जो दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत होता है। इसकी ये छोटी आंत जो होता है, इसकी लंबाई जो होती है वो 6 से 8 मीटर होती है। सिर्फ छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो लगभग 6 मीटर होती है, 6 से 7 मीटर तक होती है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा ये ये भाग जो निकला हुआ है, देखिए ये अपेंडिक्स को बोलते हैं। यही अपेंडिक्स लोग नहीं कहते हैं अपेंडिक्स हो गया है, तो यही अपेंडिक्स में कुछ घास फूस या कुछ अन्न जो प्रवेश कर जाता है तो ये फूल जाता है, तो ये दर्द करने लगता है, तो इसको डॉक्टर काट के निकाल देते हैं। हालांकि ये अवशेषी अंग है। उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा रेक्टम। ये क्या है, हमारा रेक्टम है, यानी मलाशय है, और यहाँ पे ये मल इससे बाहर निकलता है। तो ये सभी फिगर आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम शुरू, ये आपको लाइव में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। ये हमारा लीवर हो गया, लीवर, और ये हमारा स्टोमेच हो गया, ये हमारा पैनक्रियाज हो गया, जिससे जो है ना लैट नामक एंजाइम निकलता है। ये सभी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम इसको देखते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैंने आप लोग को 3D डायग्राम में भी दिखाया है ये सब चीजों के बारे में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। हम जानते हैं, सबसे पहले हम डिफिनेशन लेंगे कि पाचन कहते किसे हैं। तो पाचन का मतलब होता है भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में तोड़ना, क्या कहलाता है, तो पाचन कहलाता है। यानी हम जानते हैं कि जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारे सेल के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है, यानी सेल एकदम छोटा होता है, खुद इतना छोटा है कि वो जो है ना किसी अन्य पदार्थ को जो है ना ग्रहण नहीं कर सकता है। इसीलिए भोजन के जो जटिल अणु होते हैं उसको एकदम छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना जो सेल के लिए एक्सेप्टेबल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो पाचन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अब भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है, तो पाचन कहलाता है। पाचन जो है एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। यानी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि भोजन के द्वारा दांतों के द्वारा छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो ये भौतिक प्रक्रिया भी है, नीचे भोजन जाता है। ये सब भौतिक प्रक्रिया भी और रासायनिक प्रक्रिया है कि इसमें बहुत सारे एंजाइम मिलकर इसको पचाते हैं। तो इसीलिए इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस कहते हैं हम लोग डाइजेशन को। तो इसको आपको लोग याद रखना है। अब भोजन के बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि हम जो भी भोजन करते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं वो मेनली 2 प्रकार के भोजन होते हैं। उनमें एक होता है बृहद अणु और दूसरा होता है सूक्ष्म अणु। अब बृहद अणु क्या होते हैं, बृहद अणु को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग
मैक्रो मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा और वसा हो जाएगा। जो भी हम भोजन लेते हैं और उसमें दो प्रकार के मतलब कि मेनली पार्ट पाए जाते हैं। एक होते हैं मैक्रो यानी बृहद अणु, और एक होता है माइक्रो यानी सूक्ष्म अणु। तो बृहद अणु क्या कहते हैं? बृहद अणु का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनको हम लोग बृहद अणु कहते हैं, यानी बड़ी मात्रा में ये होते हैं। सबसे ज्यादा भोजन को पचाने में, इन्हीं को पचाने में समय लगता है। बाकी अन्य सभी चीजों को तो अवशोषण होता है। और सूक्ष्म में आ जाएंगे, जैसे खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गए, जल का पाचन नहीं होता है, जल का अवशोषण होता है। जल का क्या होता है? तो जल का हमारे शरीर में अवशोषण होता है, इसका पाचन नहीं होता है। खनिज लवण विटामिन इस सब का हमारे शरीर में छोटा मोटा पाचन होता है, जल का अवशोषण होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो भोजन के दो रूप हो गए, एक बृहद अणु और एक सूक्ष्म अणु। बृहद अणु में हम लोग किसका? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और सूक्ष्म अणु में खनिज लवण विटामिन और जल। ये सब आप देख लिए। पाचन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। तो चलिए और आगे देखते हैं इसको। मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है, ये 5 चरणों में जो है होता है, यह संपन्न होता है। और ये 5 चरण कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा। एक को कहते हैं मतलब अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है जब भी हम कोई भी भोजन मुख में लेते हैं, जब भी कोई भी भोजन हम मुख में लेते हैं तो उसको कहा जाता है अंतःग्रहण। यानी उसको हम भोजन को अंदर ले लिए, और भोजन जहां तक जाता है उस वहां तक के पार्ट को हम लोग अंतःग्रहण कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अंतःग्रहण में भोजन को लेना इंजेक्शन कहलाता है ना। इंजेक्शन का मतलब होता है अंतःग्रहण। उसके बाद भोजन का पाचन होता है। उसके बाद बहुत सारे एंजाइम मिलके, बहुत सारी ग्रंथियां उसमें एंजाइम छोड़ती है। इस सब चीज के चलते जो है ना भोजन का जो है ना पाचन होता है। पेट में जो होता है अर्ध पाचन होता है, यानी हमारे आमाशय में जो होता है तो भोजन का जो आधा पाचन होता है, और छोटी आंत में पाचन का काम क्या होता है? तो पूर्णतः समाप्त हो जाता है। उसके बाद भोजन क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण होता है भिलाई में, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, अवशोषण होता है ना। स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है कि भोजन जब पचता है, भोजन का जब ऑब्जर्वेशन होता है, अवशोषण होता है, तो उससे हमें जो ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण। उसके बाद भोजन का जो है बहिष्करण होता है, यानी इजेक्शन होता है भोजन का। यानी भोजन शरीर से क्या होता है? तो मल द्वारा, लैट्रिन के रास्ते भोजन क्या होता है? तो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो पाचन के 5 चरण होते हैं। एक होता है अंतःग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। तो आपको याद रखना, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन, ये 5 प्रोसेस जो होते हैं भोजन के होते हैं। तो चलिए बताइए कौन कौन? तो भोजन के पाचन के 5 चरण होते हैं। एक तो अंतःग्रहण, भोजन जो भी हम ले लिए उसको अंतःग्रहण कहेंगे। दूसरा कि उसका पाचन होता है, शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में विभिन्न एंजाइम्स जो होते हैं निकलते हैं और भोजन को पचाने का काम करते हैं। तीसरा इसका अवशोषण होता है, यानी भोजन जो है ना अवशोषण किया जाता है हमारे सेल द्वारा। उसके बाद स्वांगीकरण होता है, यानी भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है। उसके बाद यह शरीर से बाहर निकल जाता है मल के द्वारा। तो ये हो गया हमारा। अब ध्यान दीजिएगा, हम जो भी भोजन करते हैं वह भोजन हमारे शरीर में हम मुंह द्वारा लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे मनुष्य भोजन का पाचन जो है ना मुख से स्टार्ट हो जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा, इस नोट्स के अलावा आप जो है ना, आपको अलग से कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने पूरी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी है। मैं खुद जो है ना बहुत सारी चीजों को पढ़ता हूँ और उसको जो है ना ऐसे करता हूँ। तो मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वो मुख से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, मुख से स्टार्ट होता है। तो यही इसीलिए हम लोग मुख में हम लोग देखिए क्या क्या होता है। तो मुख में दांत होते हैं, तो दांत के बारे में अलग हम लोग पढ़ना है, उसका अलग सेपरेट वीडियो है। उसके बाद जीभ का जो है ना अलग काम होता है, उसका वीडियो अलग है। उसके बाद से जो ये मुख का जो ये खाली स्थान है उसको हम लोग कहते हैं वोकल कैविटी, यानी मुख गुहा कहते हैं। जो भी हम भोजन लेते हैं जब हैं इसको, तो इसको कहते हैं वोकल कैविटी, मुख गुहा में भोजन हम लोग कवर डालते हैं, ठीक है ना। तो इसको इसमें क्या क्या होते हैं? तो दांत होते हैं, जीभ होता है और लार ग्रंथि होती है। तो ये दोनों के बारे में तो सेपरेट वीडियो है। लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे मुख में जो है लार ग्रंथि पाई जाती है। जो मुख होता है ना जीभ के, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3 जोड़ी, यानी 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती है। यानी जीभ के
जीभ के नीचे और जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य में, याद रखिएगा। दांत के बारे में तो अलग पढ़ेंगे हम लोग, जीभ के बारे में अलग पढ़ेंगे। तो चलिए मुख के लार ग्रंथि, मुख में क्या निकलता है तो लार ग्रंथि निकलता है। देखिए जो भी हम भोजन करते हैं, हम जो भी भोजन लेते हैं तो सबसे पहले भोजन जैसे कि दाल लिए, चावल लिए, रोटी लिए और वो दांतों के द्वारा छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। उसके बाद मुख से लार निकलता है। लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और डाइजेस्टेज भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इससे भोजन जो होता है सौना जाता है, ठीक है ना। और टाइलिन में लाइसोजोम नामक कुछ जो है ना जीवाणु पाए जाते हैं, जो जो भोजन के साथ आए हुए और वो क्या करते हैं तो मारने का काम करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आगे मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती है। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि, क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन कौन होती है, तो कहिएगा पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। और कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड्स में जो होता है ना वो सूजन आ जाता है। कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड्स में क्या होता है तो सूजन आ जाता है, जिससे गलसूआ यानी मम्स नामक बीमारी हो जाती है। गाल फूल जाता है तो खरीद के लेके आए होते हैं दुकान में से, चिपकाने वाला ऐसे इस पर चिपका देते हैं, कुछ दिन मुंह थूथू लगा फूला रहता है और फिर उसके बाद क्या होता है तो पचक जाता है, तो उसको गलसूआ कहते हैं। तो वह किसके कारण होता है तो लार ग्रंथि पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, तथा सबसे छोटी लार ग्रंथि जो होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है। तो इसको आपको याद रखना, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड्स तथा सबसे छोटी लार ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है। और किसमें सूजन आ जाता है तो पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आता है, जिसके कारण क्या हो जाता है तो गलसूआ हो जाता है, यानी मम्स निकल जाते हैं। लार ग्रंथि से लार निकलता है, इसका पीएच मान जो होता है 6.6 होता है। तो याद रखिएगा लार ग्रंथि से क्या निकलता है तो लार निकलता है, और लार का पीएच मान कितना होता है तो 6.6 होता है। इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आप समझते चलिए, धीरे धीरे समझिए, बाकी चीजें मैं आपको एकदम याद करवा दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद जो मैंने दिखाया है ग्रास नली, ये जो है ग्रास नली होती है, यहाँ पे आमाशय होता है जैसे कि मैं फिगर में बताया हूँ आगे। तो ये जो ग्रास नली होती है जिससे भोजन जो होता है हम मुख में लेते हैं, मुख के बाद भोजन जो होता है ग्रास नली के द्वारा आमाशय में प्रवेश करता है। तो ये जो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑसोफैगस, इसकी लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो ग्रास नली होती है, देखिए ग्रास नली अलग चीज है और आहार नाल अलग चीज है। आहार नाल अलग चीज है और ग्रास नली अलग चीज है। देखिए आहार नाल का मतलब होता है कि हम जो भी भोजन करते हैं और भोजन जिन जिन अंगों से होकर गुजरता है और जहां तक भोजन जो है ना जब तक शरीर से बाहर नहीं निकलता है, जो जो अंग इसमें सम्मिलित होते हैं उन टोटल अंगों को मिला के हम आहार नाल कहते हैं। जिसमें जो होता है जिसमें हमारा क्या होता है तो ये ऑसोफेगस आता है, ग्रास नली आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी जो होते हैं आहार नाल के भाग होते हैं, ठीक है ना। तो आहार नाल वाला चीज हो गया। आहार नाल का एक भाग होता है ग्रास नली। तो ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी इसको इंच में बदला जाए तो 10 इंच होगा। चौड़ाई की बात करें तो 1.5 से 2 इंच होती है। ग्रास नली की चौड़ाई कितनी होती है तो 1.5 से 2 इंच होती है। इंच में बात करें तो लगभग 1 इंच चौड़ी होती है। और आहार नाल, ये जो आहार नाल होता है इसकी लंबाई जो होती है बताया ना, आहार नाल जिसमें ग्रास नली भी आती है, यानी आहार नाल जिन जिन अंगों से होकर भोजन जो होता है वह शरीर से बाहर निकलता है, टोटे नाल को हम लोग आहार नाल कहते हैं। तो आहार नाल की लंबाई की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। फीट में कहा जाए तो 32 फीट होती है। और क्रवा कुंचन द्वारा भोजन जो होता है वह आहार नली से होकर हमारे पूरे शरीर में क्रमा कुंचन द्वारा, क्रवा कुंचन का मतलब होता है भोजन को जो है ना धीरे धीरे ढकेला जाता है, धीरे धीरे ढकेला जाता है। यानी जैसे कि देहात में क्या करते हैं लोग, चाप से जो है ना पर्दा लगाते हैं, तो धीरे 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 उसको ढकेल 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 उसको ले जाती है। एक बाइक थोड़े जाता है, नहीं जाता है। तो अगर भोजन एक बाइक अगर चला जाता, सोचिए अगर हम कुछ खाए डब से ना हमारे पेट में चला गया तो लीवर उवर को हानि पहुंचाएगा। पानी पिए डब से ना पानी जब फिर पेट के रास्ते बाहर निकल जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्रवा कुंचन द्वारा धीरे धीरे हमारा भोजन जो होता है वो शरीर में प्रवेश करता है। देखिए इसमें कोई ग्रेविटी का रूल पालन नहीं होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है ना, वो हमारे पाचन तंत्र में लागू नहीं होता है। चाहे हम भोजन को पेड़ पर से लटक के खाएंगे भी नहीं, पेड़ पर से अगर भोजन को लटक के खाएंगे तब भी हमारा जो है ना वो आमाशय में ही जाएगा, तभी हमारा जो है ना भोजन लीवर वगैरह सहारे वो जो है ना शरीर में ही जाएगा, पेट में ही जाएगा। क्योंकि ये नहीं कि लटक के खा रहे हैं तो नीचे भोजन चला जाएगा, फिर नहीं, ऐसा नहीं। वो कर्मा कुंचन द्वारा आमाशय में जाता है। तो यहाँ पे ग्रेविटी रूल पालन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्मा कुंचन होता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए
अब हम लोगों ने देखा यही चीज कि अभी हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, अभी हम लोगों ने सिर्फ बेसिक जानकारी ली। अब बेसिक जानकारी के लिए अब रहेगा, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ आप लोग। देखिए, सब भोजन जो है ना मुख में जाएगा, मुख में दांतों द्वारा छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। मुख में क्या होता है, तो मुख में जो है ना मुख गुहा होती है। मुख गुहा में तीन चीजें पाई जाती है, जीभ पाया जाता है, लार ग्रंथियां पाई जाती है, उसके बाद जो होता है वो दांत पाए जाते हैं। तो वो दांत, और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो लार सौना के भोजन जो होता है वह इससे होकर ऑसोफेगस से होते हुए हमारे आमाशय में पहुंचता है। बस यही तक पहुंचे अभी हम लोग। तो भोजन कहाँ पे पहुंचता है, तो आमाशय में पहुंचता है, ध्यान दीजिएगा। ऑसोफेगस, ऑसोफेगस के पीछे एगो एगो और पाइप में एक नली लगी होती है जिसे हम लोग विंड पाइप कहते हैं। ऑसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप होता है। ऑसोफेगस का पूरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है, तो फूड पाइप होता है। ऑसोफेगस कहिए फूड पाइप कहिए, फूड पाइप के जरिए भोजन जो है ना आमाशय तक आता है। यानी भोजन फूड पाइप से होते हुए कहाँ पे आता है, तो आमाशय में आता है। और फूड पाइप के जस्ट पीछे एगो विंड पाइप होती है, ठीक है ना। और वहां पे एक जो होता है ना वो पहरेदार खड़ा होता है जिसे एपिग्लाटिस कहते हैं। तो एपिग्लाटिस भोजन और हवा के रास्ते को जो है ना साफ करने का काम करता है। यानी भोजन को भोजन के रास्ते भेजता है और हवा को हवा के रास्ते भेजता है, उसको एपिग्लाटिस कहते हैं। वो आगे की चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग समझते हैं कि भोजन जो है ना ऑसोफेगस होते हुए क्रमाकुंचन पुरुषों द्वारा आमाशय में आया। तो चलिए, आमाशय को हम लोग कहते हैं पेट, आमाशय को कहते हैं पेट, और बाहर के भाग को हम लोग कहते हैं उदर। तो पेट के जो होते हैं मेनली तीन पार्ट होते हैं, याद कार्डियक कहते हैं, कार्डियक, फंडिक और फाइलोरिक, तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो गया कार्डियक, कार्डियक का मतलब होता है, कार्डियक का मतलब होता है हृदय, जो हृदय के पास होता है उसे हम लोग कहते हैं कार्डियक। उसके बाद होता है फंडिक, कार्डियक के बाद होता है फंडिक, और सबसे निचले भाग को हम लोग कहते हैं फाइलोरिक। तो देखिए ध्यान से, ये है फंडस यानी फंडिक। तो आमाशय के तीन भाग को याद रखना है, एक हो गया फंडिक, उसके बाद होता है, सॉरी ये हो गया, यहाँ पे हो गया कार्डियक, वो फंडिक। देखिए कार्डियक, अगर ऐसे समझिए ना आमाशय के ये भाग को कह दिए कार्डियक, यहाँ तक कार्डियक, उसके बाद ये हो गया फंडिक, और उसके बाद हो गया ये फाइलोरिक। आमाशय के तीन पार्ट याद रखिएगा, यहाँ पे एक हो गया कार्डियक, दूसरा हो गया फंडिक, और तीसरा हो गया फाइलोरिक। तो आमाशय के तीन भाग कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, फाइलोरिक। अगर ये मान लीजिए कि ये आमाशय है तो इसके तीन पार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे तीन पार्ट, ये हो जाएगा कार्डियक, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ये कार्डियक जो हृदय के पास रहेगा तो कार्डियक, इसको बोलेंगे फंडिक, इसको बोलेंगे फंडिक, और नीचे रहेगा फाइलोरिक। तो तीन भाग हो गए आपको, कार्डियक, फंडिक और फाइलोरिक। देखिए ध्यान से, हृदय के पास जो रहता है उसको कार्डियक कहते हैं, यानी कार्डियोलॉजी, हृदय कहते हैं वो कार्डियोलॉजी कहते हैं, इसलिए वो कार्डियक होता है। और उसके बाद जस्ट होता है फंडिक। तो देखिए कार्डियक, कार्डियक ये कार्डियक देख रहे हैं और ये फंडिक, इनके बीच में एक वाल्व लगा होता है जिसे कार्डियक स्पाइंचर के नाम से जानते हैं। यानी कार्डियक और फंडिक के बीच में एक स्पाइंचर लगा होता है जिसे कार्डियक स्पाइंचर के नाम से जानते हैं। उसके बाद उसी तरह यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है जिसे फाइलोरिक स्पाइंचर के नाम से जानते हैं। यानी यह भोजन को जल्दी यहाँ से जाने नहीं देता है, रोक के रखने का काम करता है। और यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, जो भोजन तो आ गया लेकिन भोजन इससे जल्दी बाहर नहीं जाए, तो यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है जिसे कार्डियक स्पाइंचर कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं फाइलोरिक स्पाइंचर कहते हैं। यहाँ पे जठर, ये देखो यहाँ पे जो ये लगा रहता है इसे कहते हैं जठर निर्गम अवरोधनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जठर निर्गम अवरोधनी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो होता है कार्डियक अवरोधनी होती है, यानी स्पाइंचर होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई की बात करें तो जो आमाशय की लंबाई 8 से 10 इंच होती है। आमाशय की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 इंच होती है, याद रखिएगा लोग। देखिएगा ये जो फंडिस होता है, इसकी दीवारों पे जो होता है, या इसकी दीवारों से HCl अम्ल स्रावित होता है, HCl अम्ल स्रावित होता है। ध्यान दीजिएगा, भोजन जो होता है वो मेन काम, इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसको मैं अच्छा से समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा, भोजन जो होता है, भोजन जब आता है तो सबसे उसके बाद ये जो होता है ना कार्डियक में आता है, कार्डियक के बाद यहाँ पे फंडिक में आता है, ये यहाँ पे फंडिक में आता है, ये फंडिक का पार्ट होता है, ये टोटल फंडिक का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक फंडिक है, और ये फाइलोरिक हो जाएगा, ठीक है। तो कार्डियक हो गया, उसके बाद भोजन जो है तो फंडिक में आता है। फंडिक की दीवारों में जो होता है, या फंडिक की दीवारों में, है ना, कार्डियक की दीवारों में हम कार्डियक कह सकते हैं। यहाँ पे कार्डियक की दीवारों में जो होता है
और यहाँ पे HCl अम्ल स्रावित होता है। कौन अम्ल स्रावित होता है? तो HCl अम्ल स्रावित। इसकी दीवारों से कौन अम्ल निकलता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह बहुत ही बरियार अम्ल होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यह काम होता है कि यह जितने भी जीवाणु ऊपर से आए रहते हैं, यानी भोजन के साथ जो भी जीवाणु आए रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उन जीवाणुओं को क्या करता है? तो मारने का काम करता है। तो क्वेश्चन आता है कि भोजन में आए हुए जीवाणु को मारने का कौन काम करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। और उसके ऊपर जो मुख में जो था, जो लार ग्रंथि में जो लाइसोसोम निकलता था, वो भी कीटाणु को मारने का काम करता था। उससे जो कीटाणु बच जाते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा यहाँ पे मार दिए जाते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? तो हमारा ये एसिड होता है एक प्रकार का। उसके बाद भोजन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सौना जाता है। अब होता क्या है, कभी कभी जब हम भोजन कर लेते हैं तो कभी कभी हमें ढकार आ जाता है, या कभी कभी तो भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जब भोजन शरीर से बाहर आता है तो एक अजीब तरीका से हमें क्या होती है? तो अनुभूति होती है, और वो खट्टा टाइप का लगता है। तो खट्टा टाइप का क्यों लगता है? क्योंकि उसमें अम्ल मिला दिया गया है, ठीक है ना। अम्ल मिलाने के बाद भोजन जो है ना पचने में सहायक होता है, यानी भोजन को पचाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं फाइल, ये कार्डियक हो गया। उसके बाद फंडिक। ये फंडिक की दीवारों में ये जो फंडिक होता है, इसकी दीवारों में एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं रूडी। तो याद रखिएगा, फंडिक की दीवारों में कांटेनुमा संरचना होती है, जिसे कहते हैं रूडी। ये कांटेनुमा संरचना इसलिए होती है क्योंकि ये भोजन को रोक के रखती है कि भोजन जल्दी यहाँ पे आ नहीं जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कांटेनुमा संरचना होती है, यह भोजन को रोक के रखने का काम करती है, जिसके चलते भोजन जो है ना जल्दी इस पार्ट में नहीं आ पाए। तो सबसे ज्यादा भोजन आमाशय में लगभग 4 घंटे रहता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भोजन सबसे ज्यादा देर तक कहाँ रहता है? तो सबसे ज्यादा देर तक भोजन जो होता है हमारे आमाशय में रहता है, पेट में रहता है, ठीक है ना। और पेट के किस पार्ट में? तो रूजी में रहता है। उसके बाद ये फाइलोरिक में आ जाता है, और फाइलोरिक में जो होता है ना जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथियां होती है। इसी फाइलोरिक में क्या होती है? तो जठर ग्रंथियां होती है। क्या होती है? जठर ग्रंथियां होती है। ये फाइलोरिक में, इस फाइलोरिक में क्या होती है? तो जठर ग्रंथियां होती है। इससे क्या निकलता है? तो जठर हार्मोन निकलता है। और ये जठर हार्मोन क्या करता है? ये जठर हार्मोन भोजन को क्या करता है? पचाने का काम करता है। तो इसको याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है वो भोजन को तो पचाने का काम करता है, लेकिन क्या कारण है कि यह आमाशय को नहीं पचाता है? क्योंकि आमाशय की जो दीवारें होती है यह म्यूकोसा से बनी होती है। जो आमाशय की ये जो दीवारें होती है, जो आमाशय की जो दीवारें देख रहे हैं, ये आमाशय की जो दीवारें होती है ये म्यूकोसा की बनी होती है। म्यूकोसा एक प्रकार का क्षार है, और अम्ल और क्षार एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, इसीलिए आमाशय जो है ना नहीं पच पाता है। एक सिंपल में याद रखिएगा, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो आप बता सकते हैं कि क्या कारण है आमाशय नहीं पचता है। क्योंकि आमाशय के दीवारों पर जो ये इसमें बहुत ज्यादा जठर रस निकलता है, बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, लेकिन इसके दीवारें जो होता है म्यूकोसा का स्राव करती है। म्यूकोसा क्या होता है? तो क्षारीय पदार्थ का बना होता है। अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या कर देते हैं? तो न्यूट्रल कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि इस फाइलोरिक की दीवारों से जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियां से जठर रस निकलता है। और जठर रस में 2 प्रकार के होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो होता है वो यह क्या करता है? दूध का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? तो दूध का पाचन करता है। याद रखिएगा, दूध पाचन। रेनिन का क्या काम होता है? तो दूध का पाचन करता है। तो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा दूध पीते हैं, माँ का बहुत ज्यादा दूध पीते हैं, तो उन लोगों में रेनिन क्या होता है? तो ज्यादा विकसित होता है। तो छोटे बच्चों में कौन ज्यादा विकसित होता है? तो छोटे बच्चों में रेनिन ज्यादा विकसित होता है। उसके बाद पेप्सिन होता है, जठर रस पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी हम भोजन ऊपर किए हैं, कार्बोहाइड्रेट किए हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख में जो है ना भोजन में मुख में जो है ना वो माल्टो में बदल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ऊपर पच जाता है, उसके नीचे आता है तो जो पेप्सिन जो होता है ना वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ पे प्रोटीन का थोड़ा सा पाचन होता है। अब इन प्रोटीन पूर्णतः पचन नहीं है, और भी प्रोटीन जो है ना वह नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर कार्बोहाइड्रेट जो है ना माल्टोज में बदल दिया गया है। उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट अभी नीचे आया हुआ है। तो देखिए, अब पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे। उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अत्यधिक खाना जब खा लेते हैं तो हमें ढकार आने लगता है। यानी ढकार का मतलब होता है कि अम्ल ज्यादा बनने लगता है। तो जब अम्ल ज्यादा बनने लगता है तो हमें ढकार आता है, तो हम इनो खरीद के लेके आते हैं।
इनो में क्या होता है, तो MgOH का होल 2 होता है। इनो में क्या होता है, तो MgOH का होल 2 होता है। अब MgOH का होल 2 जो होता है एक प्रकार का क्षार होता है, और HCl एक प्रकार का अम्ल होता है। अम्ल और क्षार एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, तो हमें ढकार आना या धुआं ढकेर आना हमारा क्या हो जाता है, तो बंद होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो क्वेश्चन आता है कि अपच के उपचार में किसका उपयोग करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपचार करते हैं। अपच, अपच का मतलब अपच हो जाता है, ज्यादा खा लेते हैं तो नहीं पच पाता है, तो वह अपच होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेके आते हैं, तो अम्ल और क्षारीय उसको न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस प्रकार का ये यहाँ पे ठीक हो जाता है। तो ये सभी चीजें, और हम आमाशय का आकार कैसा होता है, तो क्वेश्चन पूछेगा आमाशय का आकार कैसा होता है, तो कहिएगा आमाशय का आकार जो होता है जे की तरह होता है। कैसा होता है, तो अंग्रेजी के अक्षर जे की तरह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लार में टाइनी नामक एंजाइम पाया जाता है। इसे लार के एंजाइम को अल्फा एंजाइम भी कहते हैं। यह स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। जो मुख में जो लार था, वह लार क्या करता है, तो वह स्टार्च जो था यानी मंड जो था वह माल्टोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू होता है। भोजन के रूप देखिए, जब भोजन के 3 रूप होते हैं, भोजन के 3 रूप होते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि भोजन के कितने रूप होते हैं, तो भोजन के 3 रूप होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो जब मुख में भोजन रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं बोलस। मुख में भोजन रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बोलस। जैसे हम कुछ भी खा लेते हैं, जब वो अच्छा नहीं लगता है तो हम ऐसे निकाल देते हैं बाहर, बाहर निकाल देते हैं, तो वो हाथ में जो लेते हैं उसको क्या कहेंगे, तो बोलस कहते हैं उसको। उसके बाद जब पेट में भोजन चला जाता है, तो पेट में जो भोजन जाता है उसे कहते हैं काइल। तो मुख में जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं, बोलस। जो हम लोग लार के सहारे सौना जाता है, कभी कभी हम कभी कभी हम उसको फेंक देते हैं, मतलब मुख मुख के ही भोजन को कवर को हम फेंक देते हैं, तो वो अब इन बोलस के रूप में होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ लार मिला होता है। जब लार के साथ HCl मिल जाता है, जब लार के साथ HCl मिल जाता है उसे कहते हैं काइल। ये आमाशय में चला जाता है। आमाशय में भोजन कभी कभी बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है तो हम उल्टी कर देते हैं, तो हम क्या क्या फेंकते हैं, तो काइल फेंकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे जो भोजन जो है ना, जब भोजन हमारा अंततः गतवा होता है, यानी भोजन जब लेटरिन के रास्ते बाहर निकलना होता है, तो उसको उसको हम लोग कहते हैं काइल। काइल काइल एक प्रकार का भोजन का ऐसा वो है जो पूर्णतः पच गया होता है, और वह लेटरिन होता है। एक लेटरिन को हम लोग काइल कहते हैं। तो भोजन के 3 रूप, बोलस, काइल, काइल। बोलस क्या होता है, मुख में भोजन जब लार से सोना है तो काइल। बोलस जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा तो उसे काइल, और जब लेटरिन के रास्ते बाहर निकलने वाला होता है तो उसे हम लोग कहते हैं काइल। इसको आप याद रखिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमने आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में निकलता है। फाइलोरिक में जो होता है जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में से 2 एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन बच्चों में विकसित होता है ज्यादातर, और उसमें पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। उसके बाद भोजन जो होता है वह आधा पचा हुआ हो जाता है। भोजन आधा पच जाता है। अब भोजन जब आधा पच जाता है तो उसके बाद भोजन जो होता है अब वह आता है छोटी आंत में। अब वह आता है कहाँ पे, तो छोटी आंत में। तो ध्यान दीजिएगा, आमाशय के बाद भोजन जो होता है वह छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होता है। एक को कहते हैं जोजेनम, दूसरे को कहते हैं हम लोग, सबसे नीचे वाले भाग को कहते हैं इलियम। जोजेनम, इलियम। आगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए सॉरी, डिओडेनम, उसके बाद बीच वाले पार्ट को कहते हैं जोजेनम, और सबसे नीचे वाले पार्ट को कहते हैं इलियम। तो डिओडेनम, तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। डिओडेनम याद रखिएगा, पहला भाग होता है डिओडेनम, दूसरे भाग को कहते हैं जोजेनम। तो छोटी आंत के 3 भाग हो गए, डिओडेनम, जोजेनम और इलियम। छोटी आंत के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। डिओडेनम जिसको हम लोग पकवासय भी कहते हैं, तो डिओडेनम पकवासय कह लेंगे, डिओडेनम पकवासय। उसके बाद होता है जोजेनम, जोजेने के बाद इलियम। तो इसको आप लोग को याद रखना है, ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पे आइए, उसके बाद भोजन जो होता है वो छोटी आंत में आता है। अब छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः पाचन और अवशोषण दोनों होता है। इस बात को आपको याद रखना है।
तो छोटी आंत में भोजन का पूर्णतः रूप से क्या होता है, तो पाचन होता है। तो ये जो जो छोटी आंत का जो सबसे बड़ा भाग होता है डिओडेनम, डिओडेनम वह क्या करता है, सिर्फ छोटी आंत में ये क्या करता है, ये छोटी आंत का बहुत छोटा सा भाग होता है, यहाँ तक होता है। और ये घुमाईदार भाग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इलियम। जो घुमाऊदार भाग होता है उसको क्या कहते हैं, इलियम। उसके बाद डिओडेनम, उसके बाद जो होता है वो जोजेनम होता है, और जो घुमाऊदार भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं इलियम। इसको याद रखिएगा। इस छोटी आंत में जब भोजन आता है तो बहुत सारे काम होते हैं, यही सब मेन चीज समझना है यहाँ पे। जब छोटी आंत में भोजन जब आता है तो भोजन को पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो लीवर होता है, यह गॉल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो गॉल का निर्माण करता है। यानी इसीलिए लीवर को हम लोग कहते हैं, ये गॉल का निर्माण करता है, यानी पित्त का निर्माण करता है। और ये पित्त जो होता है वह पित्ताशय में जमा होता है। पित्त कहाँ पे जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है, याद रखिएगा। पित्ताशय में क्या जमा होता है, तो पित्त जमा होता है। और ये हरे रंग का पदार्थ होता है। कैसा होता है, हरे रंग का पदार्थ होता है, बहुत ही माहुर होता है, बहुत ही माहुर होता है। और ये क्षारीय होता है, याद रखिएगा। यह क्या होता है, तो क्षारीय होता है। तो लीवर जो होता है पित्त का निर्माण करता है। पित्त कहाँ पे संचित रहता है, तो पित्ताशय में संचित रहता है। इस बात को आपको याद रखिएगा। और ये जो पित्त जो होता है वह क्षारीय पदार्थ जो होता है निकालने का काम करता है। चलिए यहाँ तक समझ में आएगा। जो भोजन में जो भोजन जो था वो हमारा HCl मिल गया था, यानी अम्ल भोजन में मिल चुका था, क्योंकि हमारे आमाशय में अम्ल पाया जाता है। अब अम्ल पूरा भोजन में क्या हो चुका है, तो मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ। तो अम्ल में भोजन पूरा मिल चुका है, भोजन अम्लीय हो गया है। अब जैसे अम्लीय भोजन छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत जो होती है वह अम्लीय भोजन को पचा नहीं सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत अम्लीय भोजन को पचा नहीं सकती है, भोजन न्यूट्रल होना चाहिए। तो अम्ल होता है, तो यहाँ से पित्ताशय जो है ना वो पित्त स्राव करता है। अब अम्ल और क्षार एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। अब यह छोटी आंत के लिए क्या हो जाता है, तो एक्सेप्टेबल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब छोटी आंत में, अब ध्यान दीजिए, उसके बाद जैसे ही भोजन छोटी आंत में आता है, यहाँ पे रहता है पैनक्रियाज। ये देखिए पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज ये अमाशय के जस्ट पीछे है, यहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे इसको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये पैनक्रियाज होता है। और ये पैनक्रियाज जो होता है वो पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है, याद रखिएगा। पैनक्रियाज क्या छोड़ता है, तो पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। पैनक्रियाज क्या करता है, तो पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है। और ये पूर्ण पाचक एंजाइम यानी 3 प्रकार के हार्मोन तीन प्रकार का एंजाइम छोड़ता है, जिसको हम लोग शॉर्ट कट में कहते हैं लैट। तो याद रखिएगा। और ये भोजन के पचाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। कौन, तो पैनक्रियाज। यह पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ता है भोजन को पचने के लिए, इसको बोलते हैं लैट। एल से होता है लाइपेज। एल से क्या होता है, लाइपेज नामक एंजाइम छोड़ता है, जो वसा को पचाने का काम करता है। तो ये लैट कहाँ से निकलता है, लैट निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय से, याद रखिए, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसको हम लोग पैनक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं, पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज को अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय जो सॉरी अग्नाशय, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इससे LAT निकलता है, लैट। लाइपेज क्या करता है, तो वसा का पाचन करता है। ए से होता है एमाइलेज। एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो स्टार्च। स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। इसको भी आपको याद रखना है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। और ये प्रोटीन को प्रोटीन में जो पेप्टोन होता है उसको पेप्टाइड में बदल देता है। जैसे इसके पहले जो अमाशय में जो पेप्टोन बन चुका था, अमाशय में जो पेप्टोन बना हुआ था, अब उस पेप्टोन का पूर्णतः पाचन अमाशय में नहीं हुआ था। अब उसको ये जो है ना, ये पैनक्रियाज जो होता है, एक और हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, तो पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। अब इन प्रोटीन पूर्णतः पचा नहीं है। अभी छोटी आंत में और एक हार्मोन निकलेगा जिसको कहेंगे इरिप्सिन। इरिप्सिन जो होता है ना, पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है, तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो ऊपर अमाशय में पेप्टोन तक पहुंचा हुआ था, है ना, पेप्टोन तक पहुंचा हुआ था। अब ये क्या करता है, जो अग्नाशय होता है, जो हमारा अग्नाशय होता है, ये क्या करता है, ये पेप्टोन जो है ना, वह जो अमाशय में पेप्टोन में बदला हुआ प्रोटीन था, उसको ये ट्रिप्सिन जो होता है ना, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है।
उसके बाद छोटी आंत में इरेप्सिन नामक जो एंजाइम निकलता है वो क्या करता है, पेप्टाइड को एमिनो एसिड बनाता है, प्रोटीन का पाचन हो जाता है। तो आगे मैं और बता रहा हूँ, देखिए। तो याद रखना है कि पैनक्रियाज 3 प्रकार के एंजाइम्स निकालता है। LAT, एल क्या करता है तो वसा का पाचन करता है, एल से लाइपेज, लाइपेज वसा का पाचन करता है, ए से एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। वही स्टार्च जो अभी पूर्णतः मुख में नहीं पचा हुआ था कार्बोहाइड्रेट, वो आके यहाँ पे अग्नाशय द्वारा जो हार्मोन छोड़ा गया है पूर्ण पाचक एंजाइम एमाइलेज, वो स्टार्च को पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं लीवर के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि लीवर पित्त निकालता है, पित्त का निर्माण करता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है तो पित्त का पीएच मान 8 होता है, याद रखिएगा, पित्त का पीएच मान 8 होता है। वसा का पाचन को हम लोग कहते हैं हिमोशलीकरण, याद रखिएगा, वसा के पाचन को हम लोग कहते हैं हिमोशलीकरण। देखिए कुछ हार्मोन्स होते हैं, देखिए अब ये जो लीवर जो होता है वो पित्त क्या करता है, पित्त का निर्माण करता है, वह पित्त पित्ताशय में जमा होता है, लेकिन उसे उत्प्रेरण देने वाला कोई हार्मोन चाहिए कि जिससे पता चले कि उसको कब हार्मोन छोड़ना है। कोई भी जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय में पित्त जो वह संचित रहता है, और उस पित्ताशय को कोई उत्प्रेरण देने वाला कोई हार्मोन चाहिए जो उसको बताए कि तुमको कब निकलना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कोलेसिस्टोकाइनिन नामक एक हार्मोन होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन होता है जो छोटी आंत से निकलता है। जो कहां से निकलता है तो छोटी आंत से निकलता है। यह फोर्स करता है किसको, यह फोर्स करता है कि पित्ताशय को तो पित्त को स्रावित करो। तो याद रखिएगा कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन यह प्रेशर देता है पित्ताशय की कि वो पित्त स्रावित करे, ठीक है। तो ये तो हो गया। फिर अग्नाशय को कौन फोर्स करता है तो अग्नाशय को फोर्स करता है सेक्रेटिन नामक हार्मोन। अग्नाशय को दो गो एक तो पित्त चाहिए हमें भोजन के पाचन के लिए, और दूसरा हमें अग्नाशय से लैट चाहिए यानी पूर्ण पाचक एंजाइम चाहिए, लैट से LAT चाहिए यानी पूर्ण पाचक एंजाइम चाहिए। तो अग्नाशय को सेक्रेटिन जो होता है ना, एक ऐसा हार्मोन होता है जो उत्प्रेरक का काम करता है, जो उसको जो है ना उकसाता है कि तुम जो है ना पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ो, और पित्त को कहता है, पित्ताशय को कहता है तुम पित्त छोड़ो, और ये पित्ताशय से पित्त जो होता है वो कोलेसिस्टोकाइनिन द्वारा हार्मोन द्वारा जो होता है वो उत्प्रेरण किया जाता है। और अग्नाशय से जो होता है ना सेक्रेटिन नामक हार्मोन जो होता है ना, अग्नाशय को कहता है कि तुम जो है ना उधर से क्या छोड़ो, पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ो। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद अब भोजन जो होता है वो भोजन जो है ना छोटी आंत में अब आने को तैयार हो गया है। अब भोजन जो है ना छोटी आंत में आने को तैयार हो गया है। अब वहां से भोजन छोटी आंत के अभी था पक्वाशय में आपके क्या निकल गए, पक्वाशय में यानी डियोडेनम आपके क्या क्या निकल गए हैं, तो उधर से पित्त भी खुल गया है, पित्ताशय का रास्ता भी खुल जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पित्ताशय और अग्नाशय यानी पित्ताशय और अग्नाशय कहाँ खुलते हैं तो डियोडेनम में खुलते हैं। तो डियोडेनम में ये दोनों आके खुल जाते हैं, पित्ताशय और अग्नाशय दोनों खुल जाते हैं। अग्नाशय अपना पूर्ण पाचक एंजाइम छोड़ देता है और पित्ताशय इधर से पित्त छोड़ देता है। और उसके बाद भोजन जो होता है वह फैलता है आके जियोजेनम में। याद रखिएगा, जोजेनम फैलाने का काम करता है। भोजन को फैलाने का कौन काम करता है तो जोजेनम करता है। याद रखिएगा, भोजन को फैलाने का कौन काम करता है तो जोजेनम काम करता है भोजन को फैलाने का। अब भोजन जोजेनम में पूरा फैल जाता है, एकदम पूरा फैल जाता है। उसके बाद वह आता है इलियम में। उसके बाद कहाँ पे आता है तो इलियम में। तो याद रखिएगा, इलियम में छोटे छोटे जो है दीवारें पाई जाती हैं, छोटे छोटे ये जो है ना कांटे नुमा या ऐसे निकला हुआ भाग पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं भिलाई। भिलाई क्या करता है तो अवशोषण का काम करता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण और पाचन दोनों होता है। याद रखिएगा, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण और पाचन दोनों होता है। ये घुमावदार भाग को हम लोग इलियम कहते हैं। इस बात को आप लोग यहाँ तक समझ गए। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, कितना मैं समझाऊं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि उसके बाद छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग, डियोडेनम, जोजेनम और इलियम। डियोडेनम में खुलते हैं अग्नाशय और पित्ताशय। जोजेनम फैलाने का काम करता है। इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इलियम में कुछ रसांकुर पाए जाते हैं जिनको हम लोग भिलाई कहते हैं। भिलाई क्या करते हैं तो अवशोषण का
काम करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखिएगा आप लोग आगे, ये जो छोटी आंत होता है, ये जो छोटी आंत होता है, ये जो छोटी आंत होता है, इसमें कुछ छोटी आंत से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। अग्नाशय से एंजाइम्स निकलते थे, लैट, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज और टी से ट्रिप्सिन। ठीक है, 3 एंजाइम, उनको पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा अभी बहुत सारे भोजन अवशेष जो होता है वो पच नहीं पाता है, तो वो छोटी आंत में कुछ और एंजाइम्स निकलते हैं भोजन को और अच्छे तरीके से पचाने के लिए। तो देखिए जो पेप्टोन था, वो पेप्टोन को जैसे मैंने बताया थे कि जो पेप्टोन जो जो बच जाता है उसको इरेप्सिन जो होता है इम्यूनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो ये पेप्टोन होता है उसको इरेप्सिन क्या कहता है, तो इम्यूनो एसिड में बदल देता है, पेप्टोन का काम खत्म हो जाता है। अब कुछ सुक्रोज बचा हुआ था, तो सुक्रोज नामक एंजाइम निकलता है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। माल्टोज से माल्टोज नामक जो ये हो जाता है। लैक्टोज फैट क्या होता है, ये लाइपेज होता है, लाइपेज जो होता है ना फैट। तो ये 4 को तो आप जानते ही हैं। छोटी आंत से भी कुछ हार्मोन कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे कि लाइपेज। तो लाइपेज फैट को पचाने का काम करता है, पूर्णतः फैट को पूरा पचा देता है। तो लाइपेज क्या करता है, फैट को पूर्णतः पचा देता है। उसके बाद लैक्टोज नामक हार्मोन होता है जो लैक्टोज को वैसे करता है। माल्टोज को पचा देता है। सुक्रोज को पचा देता है। एक पेप्टोन को इरेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देता है। तो याद रखिएगा पेप्टिन को पेप्टोन को कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एमिनो एसिड में बदलता है, तो इरेप्सिन। इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये हो गया आपका प्रोटीन का पाचन भी यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब भोजन पूर्णतः क्या हो चुका है, तो पच चुका है। अब भोजन पूर्णतः पच चुका है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, हर चीज पच जाता है, कोई भी भोजन का थोड़ा सा भी भाग जो होता है शेष नहीं रहता है। अब भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। भोजन अब तो पच चुका है, अब बड़ी आंत में सिर्फ पानी बच गया। और पानी का जो होता है ऑब्जर्वेशन जो होता है वो बड़ी आंत में होता है। पानी का ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होता है, तो बड़ी आंत में होता है, याद रखिएगा। भोजन छोटी आंत में ही रहता है, बड़ी आंत में कोई पाचन का काम नहीं होता है। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है, छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6 मीटर होती है। याद रखना है इसको। ये टोटल मिलकर 7.5 मीटर हो गए। 25 सेंटीमीटर ऑसोफैगस होता है, बाकी सब अन्य अंगों में जो होते हैं वह आ जाते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सिक्कम, एक होता है हम कहते हैं सिक्कम, ठीक है। अंग्रेजी में सिक्कम, हिंदी में भी सिक्कम। दूसरे भाग को हम लोग कोलोन कहते हैं, तीसरे भाग को हम लोग कहते हैं रेक्टम। तो याद रखिए बड़ी आंत के कितने भाग हो गए, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ये जो होता है ये बड़ी आंत होता है, ये जो होता है बड़ी आंत होता है, और ये हमारा छोटी आंत है। इसको भी आपको याद रखना है। ये बड़ी आंत हो गया। बड़ी आंत के कितने पार्ट हो गए, 3 हो गए, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। कौन कौन, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। तो बड़ी आंत के 3 भाग हो गए, सिक्कम, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। तो देखिए ये जो सिक्कम होता है, ये जो गोल यहाँ पे सिक्कम होता है, ये सिक्कम 3 प्रकार का होता है। सिक्कम यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए ये जो गोल भाग होता है इसको सिक्कम बोलते हैं, गोल भाग को हम लोग कहते हैं सिक्कम। उसके बाद ये बड़ी आंत के 3 भाग है, ये देखिए यहाँ से जाइएगा तो इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ये इसको बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। ये जब ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाता है इसे कहते हैं ट्रांसफर्स कोलोन। ये होता है ट्रांसफर कोलोन। और ये घट रहा है तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और ये थोड़ा सा मुड़ रहा है और टूट रहा है तो इसे कहेंगे सेगमोइड कोलोन, सेगमोइड कोलोन। देखिए ये जो मुड़ रहा है इसको बोलते हैं सेगमोइड कोलोन। तो ये जो इसके 4 भाग हो गए। कोलोन कितने प्रकार के हो जाए, सिक्कम तो समझ में आ गया, ये छोटा वाला भाग सिक्कम होता है। कोलोन ये 4 प्रकार के होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सेगमोइड कोलोन। तो इसको भी आपको याद रखना है कि भोजन सबसे पहले असेंडिंग जाता है, फिर ट्रांसफर, फिर डिसेंडिंग, फिर सेगमोइड कोलोन। ये 4 कोलोन के 4 पार्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे भोजन जो होता है आके यहाँ पे रुक जाता है, भोजन आके यहाँ पे रुक जाता है। ये हमारा भोजन जो होता है रेक्टम में आके रुकता है। कहाँ पे रुकता है, तो रेक्टम, यानी इसको मलाशय बोलते हैं। मलाशय में जो होता है, मलाशय में भोजन का काइल रूप आके रुक जाता है। बताए थे ना कि भोजन के 3 रूप होते हैं, एक होता है बोलस, काइम और काइल। तो भोजन यहाँ पे काइल के रूप में आके मलाशय में रुक जाता है। आप जानते हैं कि बिलिरुबिन नामक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है और पैखाना का भी रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। तो बिलिरुबिन नामक
एक पदार्थ होता है जिसके कारण हमारे लैट्रिन और पेशाब का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। तो यहाँ पे जो है ना रेक्टम में आकर रुक जाता है। उसके बाद ये गुद्दा, यहाँ पे गुद्दा के द्वारा भोजन जो होता है ना वो शरीर से हमारा बाहर निकलता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे इस गुद्दा में जो होता है, यहाँ पे मांसपेशियां आके भर जाती है, कुछ मांसपेशियां आके भर जाती है, जिसके कारण भोजन जो होता है वह नहीं निकल पाता है, बहुत ज्यादा दर्द करता है पैखाना करने पे। तो ये इस रोग को कहते हैं हम लोग बवासीर या पाइल्स के नाम से जानते हैं। यही बवासीर और पाइल्स का जो है डॉक्टर काट के जो है ऑपरेशन के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया देता है। तो ये जो है बड़ी आंत के भाग आपको देखना है, ये इसको देखिए, ये हो गया, ये यहाँ पे सिकम हो गया, ये कोलोन हो गया, और इसको बोलते हैं रेक्टम। तो ये सिकम आप लोग समझ गए। कोलोन के 4 भाग हो गए, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सेगमोइड कोलोन। और ये इसको रेक्टम समझ, रेक्टम में भोजन आके रुक जाता है। इस उसके बाद गुद्दा के द्वारा भोजन जो होता है शरीर जो है लैट्रिन के द्वारा जो बचा हुआ भोजन है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार ये टोटल प्रोसेस आप लोग डाइजेशन का यहाँ तक आप लोग समझे। अच्छा, आई होप दैट ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको आप खुद शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, देख के एंजॉय कीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। जिसको अच्छा लगेगा वो खुद सब्सक्राइब करेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच।